हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के वेलकम करता हूं आप लोगों का हमारे होम्योपैथिक मेड रेमेडी का सीरीज़ में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी जिसका नाम है बेसिलिनम। तो चलिए एक छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं पहले, फिर जानते हैं कि क्या की यूजेस हैं, क्या रेमेडी प्रोफाइल रहेगी, कैसा नेचर रहेगा और कैसे फिजिकल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे और मोडालिटीज़ कैसी रहेंगी इस पेशेंट के अंदर। तो फ्रेंड्स, जो हमें माइंड में रखनी है बातें बेसिलियम के पेशेंट को देखते हुए, उसमें ये याद रखना है पहले दोस्तों, सबसे पहले तो यही बता दूं कि ये एक नोसोड है। तो नोसोड रेमेडीज़ कौन सी होती हैं जो हमारी बीमारी है उसी के टिश्यूज़ से बनती हैं वो दवाइयाँ। तो इसमें भी दोस्तों ट्यूबरकुलर लंग टिश्यूज़ से ये बनी हुई दवाई है। एंड इसका जो मेन स्पेयर ऑफ एक्शन है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर है और स्किन पर है दोस्तों। एंड ऐसी रेमेडीज़ दोस्तों, ये बहुत ही अलग रेमेडीज़ होती है, तो इनको ऐसे ही उठाकर नहीं दे दिया जाता, पूरे एक कॉन्स्टिट्यूशन के साथ दिया जाता है। यानी कि फिजिकल, मेंटल सिम्टम्स, मोडालिटीज सब कुछ मैच करना चाहिए, पेशेंट की कंडीशन वैसी ही होनी चाहिए, तब ये रेमेडीज़ दी जाती हैं। और बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ये रेमेडीज़ नहीं इस्तेमाल की जाती। और अब बात करते हैं कि बेसिलिनम के पेशेंट को देखते हुए हमें क्या ध्यान रखना है दोस्तों। उसमें अगर नेचर की बात करें तो बहुत ही अलग किस्म का नेचर देखने को मिलेगा दोस्तों। ज़्यादा बात वो पेशेंट नहीं करना चाहता, एक बहुत ही गहरी उदासी उसके अंदर होती है, डिप्रेशन भी बोल सकते हैं। यानी कि वो उस बात को डिप्रेशन के रूप में भी एक्सप्लेन कर सकता है, और एक बहुत लंबी उदासी, यानी कि बहुत पहले से एक उदासी छाई हुई है उसके अंदर और वही उसको और ज़्यादा बीमार कर रही है। उसके साथ साथ वो ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता, गुस्सा उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, यानी कि एकदम से गुस्सा भी आ जाएगा। और उसके साथ साथ एक काम उसका ख़त्म नहीं होता, तुरंत वो दूसरा काम पकड़ लेता है। यानी कि एक साथ बहुत सारे काम, यानी कि उसका माइंड कंफ्यूज रहेगा, माइंड उसका क्लियर नहीं रहता है चीज़ों को लेकर। और वो कन्फ्यूज़न भी उसकी उदासी के कारण ही है दोस्तों। उसका मन ही नहीं लगता है उस काम में, इसलिए वो दूसरा काम पकड़ना चाहता है, तो ना वो काम हो पाता है ना दूसरा काम हो पाता है। तो इसलिए वो एक फंस जाता है, उसे लगता है मैं जीवन में फंस गया। तो इस प्रकार का उसका नेचर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि फिजिकल सिम्टम्स में क्या होगा। फिजिकल सिम्टम्स में जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, रेस्पिरेटरी ट्रैक पर इसका सबसे बड़ा अफेक्शन है, एंड उसके बाद स्किन में। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर ये रेमेडी ट्यूबरकुलोसिस के लिए भी काम आती है दोस्तों। अगर टीबी हो जाए किसी पेशेंट को, या फिर निमोनिया रहे किसी पेशेंट को, उसके साथ साथ हैकिंग कफ रहे, यानी कि बहुत ज़्यादा सूखी खांसी, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट खांसी, जिसमें खांसते खांसते बुरा हाल हो जाए पेशेंट का, और अंत में जाकर म्यूकस कैसा बन जाता है, पस वाला म्यूकस बन जाएगा हमारी लंग्स में। फ्रेंड्स, मोडालिटीज़ की बात करें तो थोड़ा सा ठंड से इस पेशेंट को और ज़्यादा एग्रावेशन होगा, गर्म से सूखा वेदर होगा तो आराम मिलेगा। तो ये एक इसका छोटा सा ओवरव्यू हो गया दोस्तों। अब हम चलते हैं इसके की यूजेस पर और डीपली इस रेमेडी को स्टडी करते हैं। तो की यूजेस में सबसे पहला पॉइंट है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम सच एज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हैकिंग कफ, पुरुलेंट म्यूकस, अस्थमा एंड शार्प पेन इन दी हर्ट एरिया। तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के लिए काम आती है। उसमें क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि हमारी सांस फूल जाएगी जल्दी ही। पेशेंट अगर थोड़ा बहुत भी काम करेगा तो उसका सांस फूलने लग जाता है। हॉकिंग कफ के बारे में मैंने आपको बता दिया कि लंबी एक सूखी खांसी, बहुत लंबे समय तक खांसी रहती है, और इतनी खांसी कि खांसते खांसते हमारे जो एयरवेज है उसमें इन्फ्लामेशन भी आ जाता है। और पुरुलेंट म्यूकस का मतलब भी यही है दोस्तों कि अंत में आकर, यानी कि पहले तो सूखी खांसी रहेगी, फिर एक स्टेज आएगी जब इतना ज़्यादा म्यूकस बनेगा कि वो एक पस का रूप भी ले लेगा। और उसके साथ साथ एस्थमा भी रह सकता है पेशेंट को। और अगर वो लंबी गहरी सांस लेगा तब उसके हार्ट के एरिया में भी पेन रहने लगता है। वो खांसी का कारण भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि उसके एयरवेज में इन्फ्लामेशन आ गया, तो जब भी वो लंबी गहरी सांस लेगा तो वो हार्ट एरिया तक को भी अफेक्ट करेगी। सेकंड पॉइंट में बात की गई है दोस्तों, स्किन कंडीशन सच एज एक्जिमा, पिंपल्स, रिंगवॉर्म, एलोपेशिया एरियाटा एंड अ सस्पेक्टिबिलिटी टू फंगल स्किन इन्फेक्शन। तो इसमें बहुत सारी कंडीशंस में काम आती है, एक्जिमा के लिए खासकर, और स्काल्प पे हमारे रिंगवॉर्म्स हो जाए, या फिर हमारे जो बाल हैं वो पूरे पैचेस में उड़ने लगे, यानी कि कोई एक एरिया बिल्कुल गंजा हो जाए, बाकी जगह बाल रहे, तो उसको एलोपेशिया बोलते हैं दोस्तों। तो उसमें भी ये काम आती है। और फंगल इन्फेक्शन हो जाए अगर स्किन में तो उसमें भी काम आती है। लास्ट पॉइंट में बात की गई है दोस्तों, ट्यूबरकुलोसिस एंड निमोनिया। तो ये तो इस रेमेडी का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ही। इसको भी हम डिस्कस करेंगे जब रेमेडी प्रोफाइल में चलेंगे। तो फ्रेंड्स, फटाफट चलते हैं रेमेडी प्रोफाइल में और जानते हैं कि कैसा नेचर मिलेगा, क्या फिजिकल कंडीशंस रहेंगी एंड क्या मोडालिटीज़ रहेंगी। तो फ्रेंड्स, ये आ गए हम रेमेडी प्रोफाइल पर। चलिए लाइन बाय लाइन समझते हैं। सबसे पहली लाइन से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स कि मेलनकॉली एंड डिप्रेशन आर टिपिकली इन दोज हु रेस्पॉन्ड बेस्ट टू बेसिलिनम। अब मेलनकली एंड डिप्रेशन, मेलनकली का मतलब यही है दोस्तों कि बहुत ही लंबे समय की एक गहरी उदासी उस पेशेंट के अंदर मिलेगी,
और उसी को वो डिप्रेशन का नाम भी दे सकता है, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ। मैं डिप्रेस्ड हूँ क्यों? क्योंकि मेरा माइंड कंफ्यूज रहता है, बहुत गहरी उदासी, यानी कि कोई पुरानी बात जो उसके दिल में घर कर गई है वही उसके दिमाग में चलती रहती है। उसी के चलते वो ना तो किसी से ज़्यादा बात करना चाहता है, ना उसे किसी जीवन में कोई इंटरेस्ट है, ना उसे किसी काम में मन लगता है। आगे बात की है, दे टेंड टू बी टेसिटर्न, इरिटेबल, स्नैपी एंड ऑफ्टन वाइन एंड कंप्लेन। तो टेसिटर्न का मतलब दोस्तों क्या है? जो लोग कम बोलते हो, यानी कि ज़्यादा उनके फ्रेंड्स ना हो। तो ऐसा ही ये पेशेंट रहेगा, वो बताएगा कि ज़्यादातर मुझे बाहर घूमना वूमना या फिर दोस्ती यारी इतनी पसंद नहीं है, मुझे शांत स्वभाव पसंद है, अकेले रहना, चुपचाप अपने आप में ही खोए रहना, वो चीज़ मेरी लाइफ में ज़्यादा मायने रखती है। और उसके साथ साथ चिड़चिड़ा, यानी कि उसकी बात अगर कोई नहीं मानेगा या फिर बहुत ज़्यादा शोर शराबा होगा या उसकी खिलाफ कोई चीज़ हो रही है तो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाएगा। स्नैपी, यानी कि एक टाइम आएगा जब वो हाथ भी उठा देगा। एंड ऑफ्टन वाइन एंड कंप्लेन। तो वाइन का मतलब है यहाँ पर दोस्तों कि एक उदासी भरा स्वर आपके मुख से निकलना किसी बात को बोलते हुए, यानी कि अगर आप किसी बात को बहुत दुख से बोल रहे हैं तो उसी तरीके से वो चीज़ों को कंप्लेन भी करता है, यानी कि उसका जो बोलने का जो तरीका है वो एक दुख भरा, जैसे दुख, अगर कोई हम दुख वाली बात बताएंगे किसी को तो हमारा बोलने की जो टोन है वो भी बदल जाती है, तो उस तरीके से वो अपनी कंप्लेंट्स को जाहिर करता है। आगे बात की गई है, जनरली दे फील वीक, डू नॉट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड, दे ऑफ्टन स्टार्ट वन टास्क बिफोर कंप्लीटिंग अनदर एंड मे हैव फियर ऑफ डॉग्स। तो फ्रेंड्स ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी। अब वो खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहते क्योंकि जो उनका लाइफ का रूटीन है बस वो उसी में रहना चाहते हैं। एक सिंपल नॉर्मल लाइफ जिसे बोलते हैं वो वैसी ही जीना चाहते हैं। उन्हें कोई एक्साइटमेंट पसंद नहीं है, कोई यूनिकनेस पसंद नहीं है, जो उनका रूटीन है बस उन्हें वो ही चाहिए। और एक टास्क उनका ख़त्म नहीं होता दूसरा टास्क वो पकड़ लेते हैं। वो उसी कारण है दोस्तों क्योंकि उनका माइंड जो है ना वो हमेशा एक कंफ्यूज रहेगा, क्योंकि उदासी इतनी ज़्यादा है उनके अंदर, सोचते कुछ और रहते हैं और कर कुछ और बैठते हैं। तो इस प्रकार से वो काफ़ी सारे काम पकड़ लेते हैं बट सक्सेस होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, यानी कि एक भी काम ढंग से हो नहीं पाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, फियर ऑफ डॉग्स, यानी कि वो पेशेंट आपको एकदम से जैसे ही आप उसके फियर्स में जाएंगे ना तो तुरंत वो सबसे पहले यही बात बताया कि कुत्तों से मुझे बहुत डर लगता है, यानी कि फियर ऑफ डॉग उसके अंदर एक अलग से ही फीलिंग मिलेगी, यानी कि वो बात को बताने का तरीका ही आपको बता देगा कि कितना ज़्यादा डर है उसको कुत्तों से। तो फियर ऑफ डॉग इसके अंदर हमेशा रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट लाइन में बात की गई, द रेमेडी हैज़ एन एफिनिटी विद द रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड मे बी गिवन कॉन्स्टिट्यूशनली टू दोज विद अ पर्सनल और फैमिली हिस्ट्री ऑफ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। तो इस रेमेडी में बताया गया कि ऐसे ही उठा के नहीं देने की, सांस की प्रॉब्लम है तो बेसिलिनम दे दी उठाकर पूरे तरीके से, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनली का मतलब ये है दोस्तों कि पूरे फिजिकल सिम्टम्स, पूरे मेंटल सिम्टम्स मिलने चाहिए या फिर उसी के परिवार में कोई फैमिली हिस्ट्री रहनी चाहिए, किसकी? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की। आगे बात की गई फ्रेंड्स, इट इज़ टिपिकली प्रिस्क्राइब्ड फॉर वीक लंग पॉसिबली इन्वॉल्विंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हैकिंग कफ एंड डिस्टर्ब स्लीप, पुरुलेंट म्यूकस, एस्थमा, शार्प पेन इन दी हार्ट एरिया दैट मे ट्रिगर बाय डीप ब्रीथिंग। तो ये सब बातें दोस्तों हम कर चुके हैं कि सांस फूलेगा, खांसी रहेगी, नींद में भी दिक्कत आएगी और म्यूकस बनेगा, वो भी कैसा, अंत में जाके पस बनने लग जाएगी, अस्थमा होगा और जब भी पेशेंट लंबा गहरा सांस लेगा तो उसके हार्ट के एरिया में पेन रह सकता है। तो इसी चीज़ों में ज़्यादातर ये रेमेडी घूमती रहती है, यानी कि इन्हीं चीज़ में आपको पेशेंट यही सब बातें, इनमें से बातें बताता रहेगा कि इस प्रकार से मेरे सिम्टम्स रहते हैं। आगे बात की गई फ्रेंड्स की बेसिलिनियम इज़ ऑल्सो used for certain skin conditions such as eczema on the eyelids, pimple that develop on the left cheek। तो फ्रेंड्स बहुत कम रेमेडीज़ हैं जो आईलिड के एक्जिमा के लिए काम आती हैं, उसमें से एक ये रेमेडी है अपनी वाली। और लेफ़्ट चीक पर खासकर पिंपल्स मिलेंगे और हमारे स्काल्प पर रिंगवॉर्म मिलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ एलोपीसिया मिलेगा दोस्तों। एलोपीसिया में जैसे कि मैंने आपको बताया था पैचिस लॉस ऑफ हेयर, यानी कि कोई एक पार्ट पूरा गायब हो जाएगा सर में, बाकी बाल थोड़े ठीक रहेंगे बट जैसे बीच का पार्ट या साइड में कोई एक जैसे गोला सा बन जाएगा, उसमें सारे बाल बिल्कुल गायब हो जाएंगे, तो उसी को एलोपीसिया बोलते हैं दोस्तों। एंड सस्पेक्टिबिलिटी टू फंगल इन्फेक्शन, यानी कि कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। आगे बात की गई सिम्टम में अकर इंडिपेंडेंटली, या तो वो अलग हो सकते हैं, यानी कि स्किन के कंडीशंस अलग रहेंगी या फिर सिर्फ स्किन की कंडीशन पाई जाएंगी, और इन कंजक्शन विद रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम,
और या फिर दोनों ही कंडीशन पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगी, यानी कि स्किन में इन्फेक्शन भी रहेगा एंड उसके साथ साथ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में भी, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी उसको प्रॉब्लम रहेगी। तो ये दोनों कंडीशंस एक साथ भी मिल सकती है हमें पेशेंट के अंदर, या फिर इंडिविजुअल भी मिल सकती हैं दोनों ही समस्याएं, कि या तो पेशेंट आपके सामने स्किन की कंडीशन लेके आएगा या रेस्पिरेटरी कंडीशन लेके आएगा। रेस्पिरेटरी कंडीशंस में भी हम बेसिलियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्किन की कंडीशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट सब कुछ देखभाल के, यानी कि ओवरऑल सिम्टम बिल्कुल मैच करने चाहिए। ये रेमेडीज़ वो रेमेडीज़ नहीं है, नो सोड को हम ऐसे ही नहीं दे सकते दोस्तों उठाकर। चलिए मोडालिटीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बार बार बता रहा हूँ उसकी बात करते हैं। सिम्टम बेटर कब हो रहे हैं दोस्तों? तो समर, फॉर हीट, फॉर ड्राई क्लाइमेट, फॉर रेस्ट, फॉर टाइट बैंडेजिंग। तो जब जब मौसम शांत रहता है, यानी कि हीट रहेगी, अच्छा मौसम रहेगा, ड्राई सूखा क्लाइमेट रहेगा, रेस्ट से उसको आराम मिलता है, टाइट बैंडेजिंग से उसको आराम मिलता है, यानी कि जैसे उसको हर्ट में पेन हो रहा है या फिर उसको बहुत ज़्यादा खांसी है तो वो उस एरिया को दबा के भी रखेगा, यानी कि टाइट बैंडेजिंग करेगा तो उसको आराम मिलेगा दोस्तों। यही सिम्टम जैसे ब्रायनिया में भी बताया जाता है कि जैसे ही पेशेंट खांसता है तो अपनी चेस्ट को पकड़ लेगा, बट वो पकड़ लेगा, क्यों पकड़ लेगा? क्योंकि उसको मूवमेंट से प्रॉब्लम है। जैसे उसकी कोई भी शरीर का अंग हिलता है उसको समस्या आती है। तो हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से समझ तो लेते हैं कि यार ये तो ब्रायनिया में भी है सिम्टम, बट उसकी कंडीशन समझिए ना फ्रेंड्स। वो कंडीशन उसलिए लाई करती है क्योंकि उसको मूवमेंट से प्रॉब्लम है, बट ये कंडीशन इसलिए टाइट बैंडेजिंग से उसको इसलिए आराम मिलता है क्योंकि उसका पूरा एक फिजिकल करैक्टर ही ऐसा है कि उसको टाइट बैंडेज से आराम मिल रहा है, हीट से आराम मिल रहा है। तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है दोस्तों, बात एक है बट अंतर बहुत बड़ा है। अब सबसे मेन पॉइंट आ गया दोस्तों कि सिम्टम एग्रावेट कब होते हैं? तो फॉर कोल्ड एयर इन दी अर्ली मॉर्निंग एट नाइट। तो ये सबसे ज़्यादा याद रखना है, हमारे माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए फ्रेंड्स कि बेसिलिनियम का पेशेंट को एग्रावेशन कब होगा? कोल्ड एयर से, ठंडी हवा उसको हमेशा परेशान करेगी। सुबह सुबह उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी और रात के समय उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। दिन में वो बहुत ठीक रहेगा, यानी कि अपने रूटीन को वो फॉलो करता रहेगा दिन में। तो फ्रेंड्स यही है बेसिलियम का एक छोटा सा ओवरव्यू। कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्वेरी को जरूर कंप्लीट किया जाएगा। एंड आशा करता हूँ आप लोगों को आज ये थोड़ी बहुत रेमेडी समझ आई होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।